दोस्तों, इंडिया का वॉलमार्ट कहा जाने वाला डी मार्ट आज देश के 11 स्टेट्स और एनसीआर में अपने 327 स्टोर्स खोल चुका है। हालांकि यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इनकी मौजूदगी नहीं होने से वहां के लोग इस रिटेल चेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, डी मार्ट और उसके फाउंडर राधा किशन दमानी की स्टोरी जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि राइट प्लानिंग और कंटिन्यूअस एफर्ट से किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आज डी मार्ट जब अपना कोई नया स्टोर खोलता है तो आसपास के कई किलोमीटर एरिया में कोई इंसान किराना स्टोर खोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि जिस रेट पर बाकी के किराना स्टोर्स माल खरीदते हैं उससे भी कम रेट पर डी मार्ट वो सामान अपने कस्टमर्स को सेल करता है। राधा किशन दमानी वो शख्सियत हैं जिन्हें इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भी अपना गुरु मानते थे। और एक समय था जब दमानी साहब मुकेश अंबानी के बाद इंडिया के सबसे धनी इंसान बन गए थे। लेकिन आज उनकी कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है। आखिर एक रिटेल चेन के ओनर का स्टॉक मार्केट और राकेश झुनझुनवाला से क्या रिश्ता था? डी मार्ट की शुरुआत से लेकर आज तक की जर्नी कैसी रही? रिलायंस रिटेल और बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनीज को बीट करके डी मार्ट ने रिटेल सेक्टर में अपनी मोनोपोली कैसे बना ली? इनका बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। राजस्थान के बीकानेर में पैदा हुए राधा किशन दमानी की परवरिश मुंबई के एक छोटे से रूम के अपार्टमेंट में हुई थी और उनके पिता शिव किशन जी दमानी उस समय एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर हुआ करते थे। शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल से करने के बाद जब वह बीकॉम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन लिए तो उनके दिमाग में अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने का ख्याल आने लगा। आखिर वो थे तो एक मारवाड़ी ही। फिर एक साल बाद ही पढ़ाई छोड़कर बॉल बेयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान उनके पिता की डेथ हो गई और उनके बिजनेस में पैसों की किल्लत आने लगी। मजबूरीवश अपना बिजनेस बंद करके उन्हें अपने पिता के स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में एक ब्रोकर के तौर पर घुसना पड़ा। दमानी जी को मार्केट के बारे में कोई अच्छी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगले कुछ सालों तक मार्केट को अच्छे से समझने के बाद उनका नाम भी टॉप ब्रोकर्स में शुमार किया जाने लगा। हालांकि कुछ साल इसी तरह से एक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करने के बाद उन्हें यह समझ आ गया कि कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ एक ब्रोकर ही नहीं, एक इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। और यही सोचकर उन्होंने 32 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में पहली बार पैसा लगाया। शुरुआती नुकसान के बाद धीरे धीरे उनकी गिनती वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में की जाने लगी। दोस्तों, ये 80s का वो दौर था जब ब्लैक कोबरा के नाम से फेमस मनु मानेक का स्टॉक मार्केट पर राज चलता था। मनु मानेक बेयर कार्टेल टीम के मुखिया माने जाते थे और शॉर्ट सेलिंग करके तगड़ी कमाई करते थे, यानी कि शेयर का प्राइस गिराकर प्रॉफिट कमाते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज भी मनु मानेक से उस समय खौफ खाया करती थी, क्योंकि उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वह किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत ही कम समय में आसमान से जमीन पर ला पटकते थे। राधा किशन दमानी मनु मानेक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और उनके शॉर्ट सेलिंग के तरीके को सीखने के लिए उनके साथ जुड़ गए। वहीं पर उनकी मुलाकात राकेश झुनझुनवाला से हुई, जो अक्सर उनसे सलाह लिया करते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। शॉर्ट सेलिंग के जरिए उन्होंने मार्केट से काफी अच्छा पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री हुई, जो मार्केट को मैनिपुलेट करके किसी भी स्टॉक के प्राइस को बढ़ा देता था। इस तरह मनु मानेक के बेयर कार्टेल और हर्षद मेहता के बुल कार्टेल के बीच में एक वॉर सी छिड़ गई और इसी उठापटक के बीच राधा किशन दमानी को भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय वह बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गए और यही वो समय था जब स्टॉक मार्केट को छोड़कर उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था। दोस्तों, दमानी जी को कंज्यूमर कंपनीज के प्रति एक लगाव सा था और इस बिजनेस के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी भी थी, इसलिए वह इससे मिलता जुलता ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और फिर साल 1999 में उन्होंने अपना बाजार नाम के एक डिपार्टमेंटल स्टोर की फ्रेंचाइजी ले ली। लेकिन उन्हें इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने कुछ और करने के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता था और वैसा ही कुछ भारत में भी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने इसके ऊपर खूब रिसर्च की, कई देशों की बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चेन्स को एक्सप्लोर किया और इस बिजनेस को समझने के लिए वह कई बार अमेरिका जाकर वॉलमार्ट के स्टोर्स भी विजिट किए। और साल 2002 में जब उन्हें लगा कि इस बिजनेस के बारे में वह अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तब उन्होंने डी मार्ट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को डिस्काउंट वाली चीजें खूब पसंद आती हैं, लेकिन फ्यूचर रिटेल तो ऑलरेडी बिग बाजार के जरिए काफी आइटम्स पर अच्छे डिस्काउंट ऑफर कर रही थी। ऐसे में उनकी सुपरमार्केट में कोई भला क्यों आता? यहाँ राधा किशन दमानी ने ये प्लान किया कि वो बाकी सभी सुपरमार्केट से ज्यादा डिस्काउंट देंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। आइए समझते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिसने डी मार्ट को डिस्काउंट मार्ट बना दिया। और जहाँ एक तरफ बिग बाजार के बिजनेस पर ताला लग गया, वहीं डी मार्ट काफी तेजी से ग्रो करने लगा। दरअसल अपने आइटम्स पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करने के लिए उन्होंने दो मेन स्ट्रेटजीज अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने डी मार्ट में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की लागत मूल्य यानी कि परचेज प्राइस को कम करने के लिए कई स्टेप उठाए।
वे बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाने लगे और काफी बल्क में ऑर्डर करने की वजह से उन्हें बाकी रिटेल चेन से 1-2% सस्ते में माल मिलने लगा। जहां बाकी रिटेल चेन मैन्युफैक्चरर्स को उनका पेमेंट आइटम्स के बिक जाने के बाद या फिर किस्तों में चुकाते थे, वहीं राधा किशन दमानी ने कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया, जिसके बदले में वो कंपनी से कुछ और डिस्काउंट ले लेते थे। दोस्तों, कोई भी कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी हो बिक जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के नजर के सामने रखी हों। डीमार्ट उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अपने प्रीमियम सेल्फ पर रखने के लिए कंपनीज से स्लॉटिंग फीस चार्ज करती है। जो कंपनी सबसे ज्यादा ऑफर करती है उसका सामान डीमार्ट स्टोर में उतना ही प्रीमियम जगह पर रखा जाता है, और इस स्लॉटिंग फीस से मिली रकम को भी डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट सेविंग की दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने सुपरमार्केट ऑपरेशंस में होने वाले भारी भरकम खर्च को कंट्रोल में रखा। वो किराए का स्टोर लेने की बजाय जगह खरीद कर वहाँ अपना सुपरमार्केट बनाने लगे, जिससे हर महीने की रेंटल कॉस्ट बच गई और उनकी जेब में ज्यादा प्रॉफिट जाने लगा। आज की ही बात करें तो अब भी डीमार्ट के 80% स्टोर्स इनके खुद के हैं और इन्हें सिर्फ 20% स्टोर्स का ही रेंट देना पड़ता है। चूंकि नया स्टोर बनाने में हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए शुरुआती दिनों में डीमार्ट के स्टोर्स की संख्या काफी धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि वो अपने पिछले स्टोर के प्रॉफिट से ही नए स्टोर शुरू करते थे। यानी शुरुआत इनकी भले ही थोड़ी स्लो थी, लेकिन बाद में जब स्टोर्स की संख्या ज्यादा हुई तो प्रॉफिट भी बढ़ने लगा और फिर डीमार्ट का रैपिड एक्सपेंशन होने लगा। एक तरफ जहां बिग बाजार, रिलायंस रिटेल और वीमार्ट जैसे सुपरमार्केट चकाचौंध वाले मॉल में अपने स्टोर्स खोलते हैं, जहां हैवी रेंटल पे करना पड़ता है और अपने लग्जरियस इंटीरियर, इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ की सैलरी में अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ती है, वहीं डीमार्ट हमेशा ही अपने इन एक्सपेंसेस को कम रखता है। आप कभी भी उनके स्टोर्स को लग्जरी डेकोरेशंस के साथ नहीं देखेंगे। डीमार्ट का फोकस आपके लिए कम से कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना है, न कि स्टोर में एक लग्जरी एक्सपीरियंस देना। एक साफ सुथरी जगह होगी जहां चीजों से भरे हुए रैक्स नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे स्टाफ्स भी नजर नहीं आएंगे। स्टोर्स में लाइटिंग भी बहुत अच्छी या चकाचौंध भरी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि डिसेंट लाइटिंग होगी ताकि आप आराम से प्रोडक्ट को देख या उस पर लिखी हुई चीजों को पढ़ सकें। अब देखा जाए तो रिलायंस रिटेल, वीमार्ट या इन जैसी दूसरी सुपरमार्केट चेन्स भी बल्क डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और स्लॉटिंग फीस से अपने कस्टमर्स को एक अच्छा डिस्काउंट देती हैं, लेकिन उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा शॉप का रेंट और तमाम तरह के ऑपरेशनल एक्टिविटीज में खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से वो डीमार्ट से कम्पीट नहीं कर पाते। और जब लोगों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस से बहुत कम दाम पर चीजें मिलती हैं, तो वो उसे बल्क में खरीद लेते हैं, जिस वजह से डीमार्ट ह्यूज वॉल्यूम में सेल कर पाता है। अब एक तरफ तो ऑपरेशनल कॉस्ट काफी रिड्यूस हो गया, ऊपर से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जो डीमार्ट के लिए अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर रहने और उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का हमेशा ही एक मेजर रीजन रहा है। एक तरफ तो डीमार्ट अपने कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स देकर उनकी खूब सेविंग करा रहा है, दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर्स को भी मेनी फोल्ड रिटर्न दिया है। साल 2017 में डीमार्ट सिर्फ 300 रुपए के प्राइस पर अपना IPO लेकर आया था, जो 2021 आते आते 5000 रुपए के लेवल को भी क्रॉस कर गया, यानी कि सिर्फ 4 सालों में 17 गुना रिटर्न। लेकिन पिछले कुछ समय से मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स की टेंशन को बढ़ाए हुए है, क्योंकि आज इसकी स्टॉक वैल्यू अपने हाई पॉइंट से 40% नीचे आ गिरा है। तो आखिर इस भारी गिरावट की वजह क्या है? क्या डीमार्ट की बिजनेस स्ट्रेटजी अब फेल होने लगी है? क्या इसका भी हाल बिग बाजार जैसा होने वाला है? और कहीं इन सब लॉसेस के पीछे रिलायंस रिटेल का तो हाथ नहीं है? आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो डीमार्ट के पिछड़ने का 3 मेन रीजंस हैं: हाई कंपटीशन, स्लो एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन। डीमार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्यूचर रिटेल, जिसने 2001 में बिग बाजार की शुरुआत की थी। फिर 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत हुई, लेकिन इसका असर कभी भी डीमार्ट के सेल्स या प्रॉफिट पर नहीं पड़ा, बल्कि वो साल दर साल प्रॉफिट जनरेट करते हुए खुद को एक्सपेंड करता रहा। मगर पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी का मेन फोकस रिलायंस के रिटेल बिजनेस पर ही रहा है, क्योंकि वो FMCG मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। आज जहां डीमार्ट के पास सिर्फ 327 स्टोर्स मौजूद हैं, वहीं रिलायंस रिटेल के पास 3300 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं, जिसकी वजह से रिलायंस रिटेल का कुल रेवेन्यू 2.6 लाख करोड़ हो गया है, जो डीमार्ट से 5 गुना ज्यादा है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डीमार्ट अपना स्टोर खुद की प्रॉपर्टी पर ओपन करता है। दरअसल राधा किशन दमानी एक कंजर्वेटिव किस्म के इंसान हैं। वह लोन लेकर या रेंट पर स्टोर ओपन करके अपना रैपिड एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए फंड की कमी और रियल एस्टेट के बढ़ते दाम की वजह से डीमार्ट का एक्सपेंशन स्लो हो गया है। लेकिन रिलायंस अपने स्टोर्स के नंबर बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। उसने देखा कि फ्यूचर रिटेल के पास 200 से भी ज्यादा ऐसे स्टोर्स हैं जिसका उसने लंबे समय से किराया नहीं दिया है।
ऐसे में रिलायंस ने लैंडलॉर्ड से बात करके इन स्टोर्स में रिलायंस रिटेल का बोर्ड लगा दिया और वहां अपना स्टोर रन करने लगा, जिससे कम पैसे और समय स्पेंड किए इसे 200 नए स्टोर्स मिल गए। इसके अलावा एक चीज और जो डीमार्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है वो है ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। आज बिग बास्केट, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट, ब्लिंकिट और अमेजॉन पेंट्री जैसे ऑनलाइन कंपटीटर्स के मार्केट में आ जाने से डीमार्ट के सेल्स पर काफी असर पड़ा है, जिसे देखते हुए डीमार्ट ने भी डीमार्ट रेडी नाम की ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत की है, लेकिन अभी फिलहाल करोड़ों रुपए के नुकसान में है। डीमार्ट के डाउनफॉल का अगला जो मेन रीजन है वो है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर, जिसके लगातार हाई रहने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। लोगों को अपने डेली इसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, ऑयल, स्पाइसेस और वेजिटेबल्स खरीदने में ही ज्यादातर पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं और जेब में नॉन इसेंशियल और लग्जरी आइटम्स के परचेज के लिए पैसे ही नहीं बचते, जिसमें डीमार्ट को अच्छा मार्जिन रिसीव होता है। इसकी वजह से डीमार्ट के प्रॉफिट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, उतार चढ़ाव हर बिजनेस का हिस्सा है। आज भले ही डीमार्ट अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराने में चैलेंज फेस कर रहा है, लेकिन राधा किशन दमानी बिजनेस वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो जल्दी ही बाउंस बैक करेंगे। अगर डीमार्ट के बारे में आपकी भी कुछ राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।